प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के दौरान आज पेरिस में बेस्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर हुए शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के मेहमानों के सम्मान में दिए प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए रात्रि भोज में की शिरकत। विदेशी मेहमानों ने हरियाणवी मेहमान नवाजी का लिया लुत्फ। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी। प्रशासन के बाढ़ के कारण टूटे रास्तों को शीघ्र जोड़ने का दिया आश्वासन। और रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में 17 जुलाई से 30 जुलाई तक वर्ष 2023-24 के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस यात्रा के तहत आज पेरिस में बेस्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल दिवस का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी ने भी इस परेड में भाग लिया। वह भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट दल का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप ने किया। प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी करेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से आज रात प्रसिद्ध लाउरे संग्रहालय में रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष के साथ बैठकें की। राष्ट्रपति मैक्रों ने एलिसी पैलेस में निजी रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। और मुझे आज बताया गया कि आज इस समारोह में बहुत लोग ऐसे हैं जो 11-11, 12-12 घंटे सफर करके यहां पहुंचे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है जी? इतनी बड़ी तादाद में इतने दूर से लोगों का आना, समय निकाल करके आना, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई विश्व व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है और भारत में आज प्रमुख बदलाव हो रहे हैं। यूपीआई के बाजार विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों देश इस भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं। यह सुविधा एफिल टावर से शुरू होगी, जहां भारतीय पर्यटक मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए भारतीय रुपए में भुगतान कर सकेंगे। चंद्रयान मिशन 3 का आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया। तीसरी चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिशन से मिलने वाली जानकारी विश्व स्तर पर भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए उपयोगी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान के बारे में उत्सुकता व्यक्त की है। उन्होंने एक ट्वीट में इस बात पर जोर दिया कि इस मिशन से राष्ट्र की उम्मीदें और सपने जुड़े हुए हैं। आज चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के अवसर पर इसरो वैज्ञानिकों के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। वे लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल रूम ताड़ियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम गुरुग्राम में एनएफटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और साइबर सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के मेहमानों के सम्मान में हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए रात्रि भोज में शिरकत की। रात्रि भोज के मेन्यू में हरियाणवी व्यंजनों को भी शामिल किया गया। रात्रि भोज के दौरान विदेशी डेलीगेट्स को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश G20 के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते हुए देश को गौरवान्वित कर रहा है। विदेशी प्रतिनिधि सुखद माहौल में विषय विशेष से जुड़े सम्मेलन में भागीदार बनते हुए हरियाणा के आतिथ्य सत्कार के मुरीद बन गए हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश आम जन तक पहुंचाया जा रहा है
वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या में मौजूदा विदेशी प्रतिनिधियों व सांस्कृतिक मंच के प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों से भी अवगत कराया। प्रदेश में लगातार हुई बरसात से नदियां उफान पर हैं। बरसाती पानी के तेज बहाव से कुरुक्षेत्र में कई सड़कें और आवासीय इलाके पानी से भरे हुए हैं। ऐसे में बचाव और राहत के लिए लगी एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम कर रही हैं। यह बचाव अभियान वास्तविक स्थिति के अनुसार स्थानीय प्रशासन के समन्वय से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम कमांडर अंकित कुमार ने बताया कि सुबह से उनकी टीम लगभग 200 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। उनके जवान विपरीत परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस आपदा में उनके जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और वे पानी में फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से चल रहा बचाव अभियान लगातार जारी है। हुआ में तो वहाँ पे एक लेडी थी जिनको हार्ट अटैक का वो हुआ था, दौरा हुआ था। तो हमें सुबह जो है तहसीलदार का फ़ोन आया कि उनको जो है इमीडिएट रेस्क्यू की ज़रूरत है। तो हम सुबह ही निकल गए थे यहाँ से और हमने सबसे पहले जाते ही उनको रेस्क्यू किया और वहाँ पे एम्बुलेंस को बुला के उनको एडवांस केयर के लिए हॉस्पिटल के लिए भेज दिया था। आज जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे नज़दीक में ही एक 30-35 साल के एक नौजवान थे जिनका पैर फ्रैक्चर हो रखा है, तो उनको भी रेस्क्यू की ज़रूरत थी। तो हमारी टीम ने उनको भी जो है बढ़िया से कुर्सी पे बिठा के और जो है मैं अभी देख रहा था उसको, आप जितना बन सकता है हमने उसको जो है बढ़िया से रेस्क्यू करके पहुंचा दिया है। तो यही जो है हमारी टीम कर रही है और चैलेंजेस काफ़ी हैं इसमें। लगातार टीम जो है 9 तारीख से एक्टिवेट है। 9 तारीख को जो है हम मोहाली से हमने स्टार्ट किया था, डेरा बसी, उसके बाद फिर ये शाहबाद युवा। अंबाला में जल भराव के बाद अब गंदे पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमें जल भराव वाले क्षेत्रों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। नागरिक अस्पताल की डॉक्टर चित्रा ने बताया कि जल भराव के बाद पीने के शुद्ध पानी की समस्या हो जाती है, जिसके कारण लोगों में अनेक बीमारियां होने का भय बना रहता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक कर हाइलोजन और क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग करने की सलाह दे रही हैं। गोलियां प्रशासन द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क दी जा रही हैं। डॉक्टर चित्रा ने कहा कि जल भराव को ध्यान में रखकर अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में पूरी तैयारी है। अस्पताल में एक आपदा कंट्रोल कमेटी का भी गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जल भराव के बाद अनेक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है, जिनको रोकने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे फील्ड स्टाफ को हेलोजन टैबलेट्स दे दी गई हैं ताकि जहाँ जहाँ भी पीने का पानी स्वच्छ नहीं है वो लोग उन टैबलेट्स को इस्तेमाल करके और अपना कम से कम पीने के लिए एक साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। जल भराव के कारण जो हमारा सारा सिस्टम है जहाँ से पानी की पाइप, पीने वाले पानी की पाइप आ रही हैं, क्योंकि सीवेज भी हमारा नीचे होता है तो उस हिसाब से कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है। तो जब हमने पीने का पानी स्वच्छ नहीं है तो अलग तरह की बीमारियों को, नई तरह की बीमारियों को जो है वो न्योता देता है। प्लस जो पानी इकट्ठा हुआ है उससे डेंगू मलेरिया फैलने के भी चांसेस हैं निकट भविष्य में। इसलिए सबको बहुत ही सुरक्षा से, बहुत ध्यान से सोच समझकर अपना रूटीन बनाने की और ध्यान रखने की आसपास की स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत है। फिलहाल जब पानी उतरेगा धीरे धीरे तो और गंदगी जो है वो और बीमारियाँ लेकर आएगी, तो इस बात का पूरा ध्यान लोगों को रखने की ज़रूरत है। पंचकुला में जिले में पिछले दिनों में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। झाझरा और घग्गर नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को जल भराव के चलते अपने घरों को खाली कर दूसरे स्थानों पर भेजा गया है। पंचकुला के रामपुर, सीयूडी और सूरजपुर लेबर कॉलोनी के लोगों को नदी से ज्यादा पानी के आने के चलते पिंजौर की एप्पल मंडी के शेड में रखा गया है, जहां लोगों को प्रशासन व समाज सेवी संस्थाओं की ओर से भोजन और दवाइयां इत्यादि दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फॉगिंग भी करवाई जा रही है। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि घग्गर नदी के पानी का जलस्तर कम हुआ है और यह पंचकुला वासियों के लिए राहत की खबर है। भारी बारिश के कारण करीब 1000 लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है। मोरनी क्षेत्र में भी कई जगह लैंडस्लाइड हुई है और कनेक्टिविटी भी टूटी है। प्रशासन हर रास्ते को खोलने के लिए लगातार प्रयासरत है और अगले 2 दिनों के अंदर सभी रास्तों को जोड़ दिया जाएगा। लाइन एरियाज थे, उसमें से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। लगभग 1000 के करीब लोग हमारे रिलीफ कैंप में हैं। उनको हम समय समय पर सारी बेसिक
एसेंशियल जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी कर रहा है प्रशासन। इसके साथ सभी NGOs भी लगे हुए हैं। जो मोरनी हल्का है उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं, कुछ एक जगह पे कनेक्टिविटी भी ब्रेक हुई है, जिसके लिए PWD जो विभाग है वो पूरे जोरों शोरों से लगा हुआ है। उनकी एजेंसीज हर रास्ते पे कार्य कर रही है और हमें उम्मीद है अगले 2 दिन के अंदर हम कनेक्टिविटी को सब जगह से जोड़ पाएंगे। कालका है, बरवाला है, इसमें जो हमारा नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए टीम सारी फील्ड में उतर चुकी हैं। वहीं भारी बारिश के कारण बेघर हुए लोगों ने बताया कि प्रशासन व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा उनकी मदद की जा रही है। हम 4 दिन से लगे हुए हैं जी, और हमारे ये जितने भी साथी हैं जी, हमारा यहाँ किसी भी पार्टी से कोई वो नहीं हैगा जी। सभी लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, शहरवासी सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर उधर से लोग जो आ रहे हैं इलाके के वो भी हमें कोई चावल दे के जा रहा है, कोई दाल दे के जा रहा है। ऐसे हमारा जो है ना ये सारा काम चल रहा है जी। समाज सेवी संस्थाएं बहुत आगे आके हमारा सहयोग दे रही हैं, कोई दाल कोई चावल हमने यहीं पे बना के इनको ला रहे हैं। रामपुर सीढ़ी से और कसल्या नदी के बीच से आए हुए हैं और सभी को यहाँ इकट्ठे होकर खाने की व्यवस्था, पानी की जो दवाइयाँ हैं। यहाँ परिवार सर यहाँ कम से कम 250-300 परिवार होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति प्राकृतिक आपदा है। इस मुद्दे पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली सरकार, विशेषकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कहना है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है, जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफी राहत हो गई है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिंचाई सलाहकार देवेंद्र सिंह ने कहा कि यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आधारहीन और तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हथनीकुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ने के आरोप पूरी तरह से भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस संबंध में जो पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वास्तविकता यह है कि हथनीकुंड पर बनी संरचना एक बैराज है जो कि केवल पानी को डाइवर्ट या रेगुलेट करने के लिए है। देवेंद्र सिंह ने कहा कि पानी को सीमित मात्रा में केवल किसी बांध से संचालित किया जा सकता है, बैराज से नहीं। केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार जो पानी हथनीकुंड बैराज की सुरक्षा हेतु यमुना में छोड़ा जा रहा है, यह पानी हिमाचल व उत्तराखंड में हुई अत्यधिक वर्षा का पानी है। रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में 17 जुलाई से 30 जुलाई तक वर्ष 2023-24 के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सभी उम्मीदवार फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड joinindianarmy.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर किसी उम्मीदवार को कोई परेशानी आए तो वह 14 जुलाई 2023 तक सेना भर्ती कार्यालय रोहतक में जाकर या कार्यालय के दूरभाष नंबर 0126225341 268568 और हेल्पलाइन नंबर 8901384498 पर संपर्क कर सकते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अमृत भारत मिशन योजना के तहत देश के 1000 से अधिक छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों का चुनाव किया गया है और हिसार रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जाना है। योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में सुधार, आवश्यकता अनुसार लिट कोच गाइडेंस सिस्टम जैसी अनेक सुविधाएं शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के मुख्य प्रबंधक नरसिंह ने हिसार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की तर्ज पर हिसार रेलवे स्टेशन का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का काया पलट हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिसार रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट एंट्री करने का अनुभव होगा। पार्किंग को लेन सिस्टम के हिसाब से बनाया जाएगा। दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा होगी। हम लोग यात्री को हर संभव उच्च कोटि की और आप कह सकते हो कि एयरपोर्ट्स की तरह अच्छी हम लोग उनको सुविधा दे पाएँ, ताकि हमारा यात्री संतुष्ट रहे, उसकी संख्या बढ़े, रेलवे की आमदनी बढ़े और एक भारतीय रेल का इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक अपना बड़ा अलग से नाम हो, पहचान हो। माननीय रेल मंत्री जी ने जिस तरह से जब से काम संभाला है, तो जिस तरह से यात्री सुविधाओं पे इन्होंने जोर दिया है, वो तारीफ के काबिल है। एक तरह से रेलवे की कायाकल्प हो रही है। स्टेशन बिल्डिंग्स का और यात्री सुविधाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है और उसका उन्नयन यानी जो कहते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।